नमस्कार दोस्तों। आज हम हल करेंगे एनटीपीसी की जो एग्जाम हुई थी 2 अप्रैल 2016 उसकी शिफ्ट फर्स्ट को हल करेंगे। तो दोस्तों पढ़ाई आप कर ही रहे होंगे अच्छे से, और यदि नहीं कर रहे तो पढ़ाई कर लो स्टार्ट, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा। पहला प्रश्न देखते हैं। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये 60 है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, हम यहाँ पर चित्र बनाकर बताते हैं आपको कि जैसे ये कोई दीवार है, ठीक है, और इस पर ये सीढ़ी टिकी है। आपने देखा होगा कि लोहे की जो सीढ़ियाँ लगवाते हैं वो इस टाइप से सीधी रहती हैं, यानी कि यहाँ वो लगे होते हैं पैरदान जिससे हम चढ़ते हैं, लेकिन हमें माप ज्ञात करने के लिए हम ये मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्न में दिया है कि इस सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर है और ये सीढ़ी है वो जमीन के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है, यानी कि यहाँ पर ये जमीन है और इसके साथ ये 60 डिग्री कोण बना रही है। अब प्रश्न ने पूछा है कि दीवार से सीढ़ी के पैरों की बीच की दूरी, यानी कि ये दीवार है और इसके बीच की दूरी, ये दूरी पूछी गई है प्रश्न में, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा लिखाना चाहेंगे आपको कि कोई समकोण त्रिभुज दे रखा हो और उसमें एक भुजा दे रखी हो, यानी कि एक भुजा दे रखी हो इसकी माप, और एक कोण दे रखा हो, यानी कि ये तो फिक्स है, हमें ये तो 90 डिग्री का ही होता है समकोण में, और इन दोनों में से यदि किसी भी एक कोण की माप दे रखी है तो हम सीधा जो भी भुजा चाहिए उसे हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी होंगी, जैसे जो अगर 60 डिग्री का कोण दे रखा हो और हमें एक भुजा दे रखी हो और अब शेष दो कोई भी भुजा हमें ज्ञात करनी हो तो हम सीधा ज्ञात कर लेंगे। 60 डिग्री का यदि कोण दे रखा है तो लंब, आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है वो देखो √3:1:2 होता है। 45 डिग्री में ये अनुपात होता है, वो जो होता है वो 1:1:√2 होता है। 30 डिग्री का यदि कोण दिया रखा होता तो ये जो अनुपात होता वो होता 1:√3:2। ये आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में और इसे याद भी रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चीज और याद रखनी होती है कि जब ये कोई भी कोण हमें दे रखा है, यानी कि ये 60 डिग्री है, जिस कोण की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा उस कोण के लिए, यानी कि 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कि ये भुजा लंब कहलाती है। और ये तो कर्ण फिक्स है सभी में, समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा कर्ण है, वो तो फिक्स रहेगी। और यदि हम इस कोण की बात करें, यदि तो इसके लिए ये वाली भुजा लंब कहलाती है, ठीक है। अब देखो हमें प्रश्न में दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में लंब, आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है वो होता है √3:1:2, ये अनुपात होता है। अब हमें पता है यहाँ पर दो अनुपात का मान 20 दे रखा है। जब दो अनुपात बराबर 20 हो रहा है तो एक अनुपात बराबर 20/2, यानी कि एक अनुपात का मान आ जाएगा वो 10। तो हमें यहाँ पर एक अनुपात, ये यहाँ एक आ रहा है 60 डिग्री के अनुसार, तो यही दूरी पूछी है, तो ये जो दूरी आ जाएगी वो 10 मीटर आएगी। अगर इस दीवार की ऊंचाई पूछता हो तो ये दीवार √3 अनुपात है, तो 10 गुणा में, हमें पता है एक अनुपात बराबर 10 आ गया, तो √3 अनुपात ज्ञात करने के लिए 10 गुणा में √3 हम कर देते हैं। तो दोस्तों ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से देखें, और फिर भी यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। यदि तीन संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में उनके योगों का 320 है, इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, हमें यहाँ पर तीन संख्याएं उनका अनुपात दे रखा है। हमने मान ली वो संख्या 4x, 5x और 7x है, क्योंकि अनुपात में जब होती है तो ये x x कट जाता है। इन सभी का योग 4 और 5 9, 9 और 7 16x। ये प्रश्न में दिया है कि 320 है, तो x का मान हमारे पास 320/16 यानी कि 20 आ जाएगा।
अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी का योग यानी कि 4 और 7 का योग 4x प्लस 7x बराबर 11x। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग 11x है। अब यहाँ पर x का मान रखने पर 11 गुणा में 20 यानी कि ये हो गया 11 दूना 22 220। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 220। अगला देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है। यहाँ पर देखो प्रश्न में ऊंचाई है वो आधार से 7 मीटर अधिक है तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, आप लिख लीजिएगा 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। अब यहाँ पर दिया है समकोण त्रिभुज। अब कोई भी समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल बताया है कि 30 वर्ग मीटर है और हमारे पास प्रश्न में ये बताया है कि जो त्रिभुज है उसका आधार है उससे ऊंचाई 7 मीटर अधिक है यानी कि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है। यहाँ पर हमने मान ली ऊंचाई बराबर x है, ये आधार मान लेंगे, आधार बराबर x है। ठीक है, चाहे ऊंचाई मान लो उसमें से हम 7 घटा देंगे वो तो बात हुई है। ठीक है, यदि यहाँ पर फिर से देख लो ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है तो जो भी ऊंचाई मानेंगे हम उसे हम x प्लस 7 कर देंगे। यदि ये x मानते तो ऊंचाई x मान ले तो इसे x माइनस 7 कर देते यानी कि 7 घटा देते, बात वही होती। ठीक है, अब इसका सूत्र है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई यानी कि x गुणा में x प्लस 7। देखो दोस्तों ये कोष्टक के अंदर आएगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है, बराबर 30 है, प्रश्न में दे रखा है। तो x अब देखो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7x बराबर 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि आपको समीकरण हल करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि हल करना नहीं भी आता तो यहाँ पर देखो x क्या माना था हमने आधार, और आधार ही प्रश्न में पूछा है तो आधार यानी कि ऑप्शन में होगा। तो यहाँ पर हमें x का मान रख कर देख लेंगे कि 60 आ रहा है कि हमने मान लिया कि x का मान 5 आ रहा है हमारे पास। तो 5 आ रहा है तो देखो 25 और 25 और 35 जब जोड़ेंगे तो 60 हो रहे हैं, क्या 60 हो रहे हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। ये तो सीधा तरीका ऑप्शन से, यदि आपको समीकरण हल करना नहीं आता। यदि समीकरण हल करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और इस 60 को हम यूं ले आएंगे इधर, बराबर में 0 हो जाएगी। समीकरण हल ऐसे करते हैं, हमने उत्तर तो बता दिया 5 आ गया, यहाँ पर हमने रख के देख लिया, हम समीकरण को हल करना बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखो जब ऐसा समीकरण होता है तो हम कैसे हल करते हैं। ऐसे समीकरण में हम क्या करते हैं, अपने मन में सोच लेते हैं कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या हो रहा है 60x स्क्वायर हो रहा है। अब हमें इस 7x का ऐसा टुकड़ा करना है कि उस टुकड़े का गुणा करें तो माइनस का 60x स्क्वायर आए और जोड़ें या घटाएं तो मान 7x आए। तो ऐसे संख्या देखो इसको हम सेम लिख देंगे एज इट। फिर देखो 7x की जगह हमने लिख दिया 12x माइनस 5x, क्योंकि 12x और माइनस 5x का मतलब 7x ही है, माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन ले लिया, यहाँ पर x प्लस 12 बच गया, यहाँ पर माइनस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पर x प्लस 12 बच गया। अब हमारे पास संख्या जो बची है वो x माइनस 5 और x प्लस 12 है, बराबर में 0। अब क्या करते हैं हम, देखो किसी भी भुजा का मान नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम x माइनस 5 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर अपने पास आ जाएगा 5। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5, यानी कि आधार है वो क्या आ जाएगा 5। और यदि ऊंचाई पूछता है तो 5 प्लस 7 12 कर देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ पूरी तरह समझाने की, यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बता दिया करो, क्योंकि यदि मन में रखोगे तो आपको ही नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, मैं तो कोशिश ही करूंगा यार आपको समझ में आ जाए, बाकी आपकी इच्छा। यदि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं
उनकी काम करने की दर यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो दोस्तों, कार्य क्षमता और कार्य में लिए गए समय का जो अनुपात होता है वो उल्टा होता है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति 10 दिन में काम कर रहा है एक, और एक 20 दिन में कर रहा है, तो जो कम दिन में कर रहा है उसकी कार्य क्षमता अच्छी होगी, क्योंकि तभी तो वो जल्दी कर रहा है काम। भाई कार्य क्षमता अच्छी है तभी तो वो जल्दी कर रहा है कम दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना आप, ए और बी मिलकर। ठीक है, अब ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो 8:5 है। ये कार्य क्षमता है। अगर ये हम समय की बात करें तो ये जो समय लेंगे ये उल्टा लेंगे, यानी कि ए कम समय लेगा यानी कि 5 लेगा, और बी लेगा वो ज़्यादा लेगा, क्योंकि इसकी क्षमता, बी की कार्य दक्षता कम है इसलिए ज़्यादा समय लेगा। मान लो ये 5x दिन लेगा, ये 8x दिन लेगा। अब देखो ये ए है वो एक दिन में करता है 1/5x भाग, और बी करेगा एक दिन में 1/8x भाग। दोनों मिलकर प्रश्न में दिया है कि 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 1/40 भाग। अब हम इसको हल करेंगे तो देखो 40x लघुत्तम ले लिया, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 5, यानी कि 13/40x बराबर 1/40। तो देखो ये क्रॉस गुणा हो जाएंगे तो x बराबर 13 दिन। अब यहाँ पर पूछा है कि ए उस समय को उसी कार्य को कितने समय में करेगा? अब देखो ए का मान हमें पता था कि ए 5x दिन में कर रहा है, तो x का मान हम रख देंगे, तो 5 गुणा में 13, तो ए जो लेगा समय वो लेगा 65 दिन, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 65। ठीक है, अगला, पी कार्य करने में क्यों से दुगना है? देखो दोस्तों, कार्य करने, ये यहाँ पर भी दक्षता की बात हुई है ना, यानी कि P और Q हैं, दो हैं, और P की जो कार्य दक्षता है वो Q से दुगनी है, यानी कि कार्य दक्षता इसकी दुगनी है और इसकी एक है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो क्यों अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये देखो दक्षता की बात हो रही है। अब हम समय की बात करें तो समय लेंगे ये 1:2, यानी कि जो कार्य दक्षता होती है उसका उल्टा हो जाता है समय, यानी कि ये 1 ले रहा है दक्षता में, तो ये समय में 2 लेगा, दोगुना लेगा। ठीक है, ये हमने x मान लिया, 1x और ये 2x। हम x इसलिए मान रहे हैं ताकि जब हम हल करेंगे तो x का मान हमारे पास आ जाएगा। अब p एक दिन में करता है 1/x भाग, क्यों करता है एक दिन में 2x बटे भाग, और प्रश्न में दिया है कि दोनों मिलकर 22 दिन में करते हैं, तो एक दिन में करेंगे 1/22 भाग। जब हमने इसका लघुत्तम लिया इन दोनों का, तो ये 2x आ गया, यहाँ पर 2 प्लस 1, यानी कि ये अपने पास आ गया 3/2x बराबर 1/22। जब हमने इसे काटा 2 से 22 को, तो 11 बार कट गया, और x बराबर अपने पास आ गया 33। अब प्रश्न में पूछा है क्यों अकेला, क्यों कितने दिनों में कर रहा है? भाई क्यों अकेला 2x दिनों में कर रहे हैं, तो x बराबर 33 है, तो 2x बराबर 33 गुणा में 2, यानी कि 66 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों जो समय लेगा वो लेगा 66 दिन। अगला देखते हैं, एक व्यक्ति है कोई, वो अपने पुत्र से 26 साल बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इस अधिकतर प्रश्नों में जैसे बोला जाता है वैसे ही हमको चलना होता है। ठीक है, पुत्र, हमने मान लिया कि पुत्र की उम्र x है, और व्यक्ति है वो पुत्र से बड़ा होगा, यानी कि पिता। ठीक है, पिता है वो 26 साल बड़ा है, तो x प्लस 26 साल। अब 3 साल बाद पुत्र भी 3 साल, इसकी भी 3 साल उम्र बढ़ेगी, और पिता की भी 3 साल बढ़ेगी, तो x प्लस 26 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 29। अब प्रश्न में दिया है कि अब जो पुत्र की आयु है इसका 3 गुना है, किसकी आयु? पिता की आयु, यानी अपने पुत्र की आयु का 3 गुना। पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर दिया, और जब बराबर हो जाएगी पिता की आयु तो हमने बराबर में लिख दिया। जब हम इसको हल करेंगे तो 3x प्लस 9 बराबर x प्लस 29,
देखो संख्याओं को एक साइड ले जाएंगे तो 3 और x को एक साइड ले जाएंगे तो इधर 2x हो जाएगा, 2x बराबर 20, तो x बराबर अपने पास आ गया 10। जो पिता की आयु पूछी है तो पिता की आयु x प्लस 26 थी, यानी कि 10 प्लस 26 बराबर 36। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 36 साल। अगला देखते हैं। एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में शहर x से y की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर y से x की ओर जाती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी होगी? देखो दोस्तों, इसमें थोड़ी मतलब इसमें दो चीजें पूछी हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पूछा है इसमें क्वेश्चन में। आप यहाँ पर सूत्र लिख लीजिएगा, इसे याद रखिएगा कि देखो, नाव की चाल, अगर यहाँ पर हमें नाव की चाल ज्ञात करनी होती है तो नाव की चाल बराबर होती है 1/2 धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत में चाल, शांत जल में यदि नाव की चाल ज्ञात करनी है तो। धारा के विपरीत में लिख लीजिए आप। और यदि ये है शांत जल में नाव की चाल, हम बताएंगे इसके और डिटेल में। और धारा का वेग यदि ज्ञात करना हो तो धारा का वेग ज्ञात करने के लिए 1/2 धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत में चाल, ठीक है, तो धारा का वेग हमें ज्ञात हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये कोई नदी बह रही है, यहाँ पर ये कोई नदी बह रही है और ये नदी इधर के साइड बह रही है, ठीक है, नदी इधर जा रही है, ध्यान रखना। और यहाँ पर ये कोई नाव है, हम मान लेते हैं ये कोई नाव है, ठीक है। अब प्रश्न में दिया है कि, और ये हम चलो सीधा इसी प्रश्न कर लेते हैं, एक्स और वाई है, ये कोई शहर है इधर, एक्स और वाई। नाव इधर से इधर गई है, पहले वाई की साइड गई है, फिर वाई से एक्स की तरफ आई है। अब देखो, जब धारा यानी कि नदी इधर बह रही है तो जब नाव इधर के साइड जाएगी तो नाव प्लस धारा यानी कि दोनों की गति जुड़ जाएगी, क्योंकि जब नाव बहेगी इधर तो धारा भी उसे धकेलेगी आगे, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी स्पीड बढ़ जाएगी? जो सामान्य जल में उसकी चाल होती है उस वो प्लस धारा की जो गति होती है वो दोनों बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर सामान्य जल में जो चाल है वो 40 है, नाव की चाल यहाँ पर प्रश्न में, और धारा का वेग है यहाँ पर 10। तो जब ये इधर जाएगी नाव वाई की तरफ, क्योंकि इधर ही नदी बह रही है, तो इसकी चाल हो जाएगी 40 प्लस 10 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब ये यदि नाव यहाँ पर पहुंचने के बाद वापस इधर जाएगी तो देखो पानी से रोकेगा, पानी इधर से आ रहा है और नाव इधर जा रही है तो ये पानी टकराएगा इससे, तो इसकी गति को कम करेगा नाव की। तो वो कितनी कम करेगा भाई? सामान्य जल में वो जो नाव है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वहां से बह सके, तो 10 किलोमीटर धारा का वेग है तो वो 10 कम कर देगा, तो उसकी जो विपरीत में जब चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 40 माइनस 10, यानी कि ये हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इधर जाने में तो इसकी 50 है और वापस जाने में इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक सूत्र लगा दीजिए, चाहे तो औसत चाल बराबर, यदि समान दूरी हो तो हम ये सूत्र लगा देते हैं 2xy बटे x प्लस वाई। यदि दूरी समान हो तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 2xy बटे x प्लस वाई। x और y क्या है? यह दो चाल है, यानी कि प्रथम चाल और द्वितीय चाल, यानी कि जाने वाली चाल और आने वाली चाल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 × 50 × 30 बटे 50 प्लस 30 यानी कि 80। अब देखो ये यहाँ से 0 0 कट गई और 2 से ये कट गया 8 4 बार, ऊपर बच गया यहाँ पर 50 × 3 यानी कि एक बार और काट लो इसे चाहे 2 से,
25 बार कट गया, तो ऊपर बच गया 25 गुणा में 3 75 और नीचे बच गया बटे में 2। तो इसकी जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न में क्या करा है, इस प्रश्न में औसत चाल पूछी है, यानी कि जाने की और आने की औसत चाल क्या है। ठीक है, ये तो समझ ही गए होंगे आप इस प्रश्न में कि धारा दिशा में कैसे बहती है, स्पीड क्यों बढ़ती है उसकी, और जब धारा की दिशा में नाम बहती है तो, और विपरीत में जब नाम बहती है तो उसकी स्पीड क्यों घटती है, क्योंकि उस धारा का वेग उससे टकराता है इसलिए घटती है। ठीक है, अगला देखिए, 25, 23, 26, 29, 31 और 39 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने ये प्रश्न कई बार बता चुके हैं कि माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम जो दी गई संख्या है उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। अवरोही का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी। किसी भी क्रम में आपको इसे लिख सकते हैं। हमने आरोही क्रम में लिखा, जैसे सबसे छोटी संख्या हमने लिखी पहले 11 आ गया, और 11 से जस्ट बड़ी यहाँ पर कौन सी संख्या है, तो 11 से जस्ट बड़ी यहाँ पर 23 है, और 23 से जस्ट बड़ी संख्या यहाँ पर 25 है, और 25 से जस्ट बड़ी 26 है, और 26 से बड़ी 29 है, 29 से बड़ी कोई संख्या है 31, और 31 से बड़ी कोई संख्या है 39। अब हम यहाँ पर देख लेंगे कोई संख्या छूट तो नहीं गई है ना, हमसे लिखने में, तो देख लेते हैं ऊपर कितनी संख्या दी गई है और हमने कितनी लिखी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 संख्या दी है। क्या हमने 7 ही लिखी है? 3 और 3 6 और 1 7, हमने 7 ही लिखी है। अब देखो हमारे पास ये संख्याओं की संख्या 7 है, दी गई संख्याओं की, तो हमें माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? माध्यिका जैसे हमारे पास टोटल जो संख्या है उसे 7 प्लस 1 कर देंगे और बटे में 2 कर देंगे, तो 8 बटे 2 यानी कि 4। अब चौथे नंबर पर जो संख्या है वो ही माध्यिका कहलाती है। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। ये चौथा नंबर आप किधर के साइड से भी गिन सकते हो, वही माध्यिका होगी। तो माध्यिका क्या हो जाएगी? 26 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। नीचे एक कंपनी की तिमाही बिक्री डेटा दिया गया है। दोस्तों ये कोई कंपनी है, उसका डाटा दिया गया है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर वाइज, यानी कि वित्तीय वर्ष के अनुसार। तिमाही, तिमाही का मतलब होता है एक क्वार्टर। एक क्वार्टर का मतलब होता है कि प्रथम 3 महीने। पहले क्वार्टर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, यानी कि वित्तीय वर्ष के प्रथम 3 महीने। और हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो अप्रैल से होता है। तो अप्रैल, मई और जून शुरुआत के 3 महीने पहले क्वार्टर में आते हैं, और जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरे 3 महीने दूसरे क्वार्टर में आते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तीसरे क्वार्टर में आते हैं, और जनवरी, फरवरी, मार्च ये चौथे क्वार्टर में आते हैं। चौथे क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब तिमाही। ठीक है, अब यहाँ पर ये दे रखा है 12-13, यानी कि पूरे जो फाइनेंशियल ईयर है, एक वित्तीय वर्ष में 4 तिमाही बन जाती हैं 3-3 महीने की। तो ये देखो 12-13 यहाँ से स्टार्ट है और क्वार्टर 4 तक स्टार्ट है। उसी टाइप से 13-14 में भी 4 क्वार्टर बनेंगे, और 14-15 में भी 4 क्वार्टर। ठीक है, अब प्रश्न इसके अनुसार क्या पूछा है ये देखेंगे। प्रश्न में पूछा है कि वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी हुई। भाई 14-15 पूरे फाइनेंशियल ईयर में कुल बिक्री कितनी हुई, तो हम इन्हें जोड़ लेंगे, ये चारों क्वार्टरों की जो बिक्री है उसे। तो जब जोड़ा 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 का 2 को ऐसे लाई 2, 2 2 4, 4 2 6, 4 3 9, 9 और 2 11। तो ये कुल बिक्री कितनी हुई है? 112 की। 12-13 में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो पूछी है 14-15 में पूछी है। तो 11 ये अपन ने निकाली थी, ये 12-13 की। अब 14-15 की निकाल लेते हैं। यदि इसमें 14-15 की पूछी है तो 14-15 की जोड़ लेंगे। 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18 को 8 को ऐसे लाई 1। ठीक है, और एक आगे 4 और 1 5, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17। तो जो 14-15 की पूछी तो 14-15 की बिक्री हम बता देंगे 178 लाख रुपए हो रही है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा अपना 178 लाख रुपए। अगला प्रश्न क्या पूछा है इसी ग्राफ से? अगला प्रश्न पूछा है कि 2012-13 और 13-14 की जो कंपनी की बिक्री है
वो साल दर साल विकास में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, यानी कि 2012 की तुलना करिए 2013-14 से। तो 2012 की तो अपन ने पहले ही जोड़ ली, 13-14 की भी जोड़ लेते हैं। 6 2 8 8 9 17 17 3 20 20 की 0, ऐसे ले 2 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14, यानी कि ये 140 लाख है। अब ये कह रहा है कि कितने की वृद्धि हुई है। हम देखो 140 में से 112 घटा देंगे तो 28 की वृद्धि हुई है, 28 लाख की। जो वृद्धि हुई है वो जिससे तुलना करिए उसी को नीचे बटे में लिखते हैं। तो यानी कि 28 लाख बटे 2012-13 से तुलना करिए तो 2012-13 में जो थी वो 112 लाख थी। तो परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 कर देंगे। तो 28 से जो 112 काटा तो 4 बार कट गया, और 4 से 100 काटा तो 25 बार कट गया। तो 25% अपना उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगले में पूछा है कि 2013-14 के लिए प्रति तिमाही औसत क्या है। भाई 2013-14 में हम सबसे पहले देखेंगे कि कुल बिक्री कितनी हुई है। तो 2013-14 में कुल जो बिक्री हुई है वो 140 लाख की हुई है। अब ये पूछ रहा है प्रश्न में कि प्रति तिमाही यानी कि पर क्वार्टर क्या है। जो हमें पता है कि कुल जो कमाई है वो 2013-14 की जो कुल कमाई है वो 140 की बिक्री हुई है। और पर क्वार्टर यानी कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्योंकि 3-3 महीने का यदि एक साल का टुकड़ा करें तो 4 बार होते हैं। तो 140 बटे में 4, तो अपने पास आ गया 35 लाख। ठीक है, तो अपना उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रश्न में दिया है कि उन संख्याओं का अनुपात 7:2 है। हमने मान ली वो संख्या 7x और 2x है। अब प्रश्न में दिया है कि इन दोनों का अंतर यानी कि 7x - 2x बराबर 50 है। हमारे पास ये बचा, इधर 5x बराबर 50 आ गया, तो x बराबर अपने पास आ गया 10। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 14x², x गुणा में x करेंगे तो x² आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर x का मान रखेंगे। x का मान 10 है, तो 10 गुणा में 10 है, तो ये अपने पास आ जाएगा 1400। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 1400। अगला देखते हैं। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपए 2 वर्षों बाद 20% वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। देखो दोस्तों, जब बात चक्रवृद्धि ब्याज की होती है और कंडीशन दी है यानी कि अर्धवार्षिक की, तो जब कंडीशन अर्धवार्षिक की दी है तो हम क्या करेंगे, दर का आधा कर देंगे। और जब यदि कंडीशन तिमाही की दे देता है तो हम दर को 4 भागों में बांट देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीना, इसका मतलब है कि 6 महीने में एक बार हिसाब होगा। हिसाब का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि कैसे होता है हिसाब। तो 6 महीने में एक बार हिसाब होगा, तो यहाँ पर अर्धवार्षिक है। और 2 साल के लिए, तो 2 साल में कुल कितनी बार हिसाब हो जाएगा, जब 6 महीने में एक बार होता है तो 2 साल में कुल 4 बार हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन गुणा में यानी कि 80,000 गुणा में 100 प्लस दर, यानी कि दर का हमने आधा कर दिया क्योंकि यहाँ अर्धवार्षिक है कंडीशन। तो 110 बटे में 100 और गुणा में यहाँ 4 बार इसलिए करेंगे कि 2 साल में जब अर्धवार्षिक कंडीशन से जो हिसाब होगा वो 4 बार होगा, इसलिए हम इसे 4 बार लिखेंगे। ठीक है, ऊपर 4 जीरो हमने नीचे 4 जीरो से काट लिए, ये 4 जीरो कट गए, ऊपर फिर ये 4 जीरो हमने ये 4 जीरो से काट ली। अब ऊपर अपने पास बच गया 11 गुणाम 11 गुणाम 11 गुणाम 11, यानी कि इन दोनों का 11 गुणा 11 करा तो 121, फिर 121 गुणा 11 करेंगे 1331, और 1331 गुणा में हम 11 गुणा में 8 यानी कि 88 कर देते हैं। तो 1331 गुणा में 88। अब देखो हमारे पास जो आएगा 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि 8 4 6 0 1। जब इसको जोड़ा तो 8 4 12, 6 4 10 और 11, 6 1 7, 1 का 1, 1 का 1। तो ये अपने पास आ गया 11 71 28। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा वो जाएगा 11 71 28। तो हमारा उत्तर ये वाला आ जाएगा। ठीक है।
अगला देखते हैं। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, देखो दोस्तों यहाँ पर मूलधन भी नहीं दे रखा और दर भी नहीं दे रखा, 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक वसूल होते, यानी कि 900 रुपये जो अधिक वसूल होता वो क्या होता, ब्याज। ठीक है, यहाँ पर ब्याज की जो कंडीशन दे रखी है वो साधारण ब्याज है। तो हमने मान लिया कि मान लेते हैं मूलधन हमने मान लिया कि x है और दर मान ली हमने r% या कुछ भी मान लेते हैं r%। अब देखो यदि ये दर शुरुआत के 6 सालों के लिए दिया है पहले, तो हम ये ब्याज तो है नहीं, ये साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मूलधन गुणा में समय गुणा में दर, समय यहाँ दे रखा है पहले से 6 साल, बटे में 100। अब ये कह रहा है यदि ये दर 3% अधिक होती है, यानी कि पहले जो दी हुई है उससे 3% अधिक होती है, यानी कि मूलधन गुणा में समय गुणा में दर, यानी कि पहले जो r% थी उससे 3% अधिक होती, तो जो ब्याज होता, तो ये वाला ब्याज ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ जो दर है वो ज़्यादा है और ये ब्याज कम रहेगा। तो इस ब्याज का जो अंतर रहेगा वो रहेगा 900। तो यहाँ पर देखो इसको जब गुणा करेंगे तो 6x आ जाएगा, x गुणा में 6 करेंगे तो, और 6x गुणा में r करेंगे तो 6xr, और इधर करेंगे तो 6x 18। तो ये आ जाएगा 6xr प्लस 6, यहाँ पर देखो 6x 18, ठीक है, बटे में 100। और इधर जब इसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6xr बटे में 100। अब देखो हमने ये इसलिए इधर लिखा है क्योंकि ये वाला भाग ज़्यादा है, यहाँ पर दर ज़्यादा है 3%, इसलिए हम इसमें से ज़्यादा वाले में से कम घटाएंगे तो ब्याज है वो 900 रुपये अधिक हो जाएगा। देखो जब हम घटाएंगे तो 100 लघुत्तम ले लिया हमने, तो ये 6xr आ जाएगा और ये 18x आ जाएगा, और इसमें से 6xr घट जाएगा। तो ये देखो 6xr ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कट जाएगा, तो अपने पास बच जाएगा, वो बचेगा 18x बटे 100 बराबर 900। तो देखो यहाँ 9 से इसे काट लेते हैं 2 बार, ये 2 बार कट जाएगा, और इस 2 से इसे काट लेते हैं 50 बार। तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास 5000। तो हमारा उत्तर x क्या माना था हमने, मूलधन, तो मूलधन क्या आ जाएगा अपने पास 5000। यदि दर ज्ञात करनी होती तो यहाँ मूलधन का मान रख लेंगे, तब दर भी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। 2/5 प्लस 2/9 ये कोष्टक के अंदर है और इनको सरल कर रहा है, यानी कुल मिला के ये गुणा भाग पूछ रहा है हमसे कि गुणा भाग करना आता है या नहीं आता, हमें ब्रैकेट के मतलब पता है या नहीं है। तो 2/9, तो हमने इसे हल करेंगे तो 45 लघुत्तम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 दूना 18, ये आ जाएगा 5 दूना 10, यानी कि ये इसका मान आ जाएगा 28/45, पहले वाले का मान। दूसरे को जब हल करेंगे तो 2/5 प्लस 5/9, जब हमने लघुत्तम लिया तो लघुत्तम अपने पास आ जाएगा 45, 45 लघुत्तम आ गया, ये आ गया 18 और ये आ गया 25। इसका मान हो गया 18 और 25 क्या हो गया, 43/45। अब यहाँ प्रश्न में दिया है कि ये दोनों बटे में है, ये कोष्टक के अंदर है ये, ठीक है। तो 28/45, जब हम इसमें 43/45 का भाग देंगे तो जो संख्या बटे के भी बटे में होती है वो चेंज हो जाती है, तो 45 से 45 कट जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 28/43। अगला देखते हैं। एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों का योग का 4 गुना है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अपने अंकों के योग की 7 गुना हो जाती है, वह दो अंकों की संख्या क्या है। देखो दोस्तों ये अंकों और संख्या के अंकों का योग, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं इन्हें आप ऑप्शन से करा करो, ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं। वो तरीका दूसरा थोड़ा लेंथी पड़ता है, इसके बजाय ऑप्शन से तुरंत हो जाता है कि हमें देखना है प्रश्न के अनुसार देखना है। ऑप्शन, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का 4 गुना, यानी कि 4, इन पहले ऑप्शन देखा हमने 2 और 4 6, 6 गुना 4 कर 24, ये भी 4 गुना हो रही है। 3 2 और 1 3, 3 गुना 4 कर तो ये भी 4 गुना हो रही है। 8 और 4 12, 12 गुना 4 कर तो ये भी 4 गुना हो रही है अंकों का, और ये भी 4, यानी कि पहली बात सभी ऑप्शनों में लागू हो रही है।
अब दूसरी बात देखते हैं, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अपने अंकों के योग का, ये जो अंकों का योग है इसका 7 गुना हो जाएगी। अब देखो 24 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51, क्या 6 का 7 गुना हो रही है? नहीं। 12 में 27 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, क्या 3 का 7 गुना हो रही? नहीं हो रही। 48 में यदि हम 27 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 48 और 27 हो रहे हैं 75। 75 क्या 12 का 7 गुना हो रहा है? नहीं। 36 में जब हम 27 जोड़ेंगे तो 43 और 20 63, यानी कि 63 हो रहा है। 9 का इन दोनों इस अंकों के साथ गुणा हो रही है? हो रही है। तो हमारा उत्तर ये वाला हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, ऑप्शन से करा करो, ये जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन से सही रहता है, ऑप्शन से इसका। अगला देते हैं, पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रहा है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो पी की औसत गति क्या है? देखो दोस्तों, प्रश्न में यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम 2xy बटे x प्लस वाई वाला लगा देते हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये कोई जा और आ नहीं रहा है, उतनी दूरी तय नहीं कर रहा। 2xy वाला तब लगाते हैं जब समान दूरी हो। यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है और अगले 1 घंटे में, और अगले 2 घंटे में 70 की स्पीड से चले तो 2 गुणा में 70, यानी कि ये अगले घंटे में करेगा 140 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो कुल दूरी जो तय करेगा ये करेगा 140 प्लस 50 190 किलोमीटर। समय क्या लिया है इसने? 3 घंटे। तो 190 औसत चाल ज्ञात करने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय करेंगे। यहाँ 2xy वाला इसीलिए नहीं लगेगा कि ये समान दूरी नहीं है और ये आ और जा नहीं रहा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं हो इसमें। 3 6 18, यहाँ पर देखो 9 में से 8 गया तो 1 3 3 3 9, यहाँ 63.3 के आसपास आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेची। यदि वह 1380 रुपये में बेचता तो लाभ में कितने प्रतिशत होती? देखो 1200 रुपये में उसका जो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य है 1200 रुपये। 1200 रुपये और 10% लाभ से, यानी कि 1200 का 110% पर वो बेचेगा। तो ये बेचेगा 11 दूना 22 और 11 एकम 11, 11 और 2 13, यानी कि 1320 रुपये में बेच रहा है वो 10% लाभ पर। अब ये कह रहा है वो 1380 रुपये में बेचता, तो 1380 रुपये में बेच रहा है तो उसे लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 1380 रुपये में बेच रहा है तो उसे लाभ कितने प्रतिशत हो रहा है? भाई क्रय मूल्य 1200 है, तो देखो लाभ ज्ञात करने के लिए 1300 में से 1200 घटा देंगे तो लाभ हो जाएगा इसे 180 रुपये का। ठीक है, अब ये प्रतिशत पूछ रहा है तो 180 बटे में क्रय मूल्य 1200 गुणा में 100। ये देखें 12 कम 12 और 12 यहाँ पर 6 बच गए, 12 5 60। अब जो लाभ होता वो होता 15%। यदि ये 1380 में बेचता तो 15% लाभ होता, पहले हो रहा है उसे 10%, तो कितने प्रतिशत अधिक हो गया उसे लाभ? 10 और 15, यानी कि 15 में से 10 गया तो 5% अधिक हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे बहुत बार आई है, जो संख्या बहुत बार आ गई वो बहुलक हो है, यानी कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वो बहुलक कहलाती है। तो हमें यहाँ देखना होता है कौन सी संख्या कितनी बार है। तो हमें देखो कई बार क्या है, काउंटिंग करने में गड़बड़ हो जाती है, तो आप क्या करो क्रम से लिख लिया करो, पहले सबसे छोटी संख्या फिर सबसे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस टाइप से लिख लिया करो ताकि गलती नहीं हो। तो देखो यहाँ सबसे ज्यादा बार 75 आया है। 75 कितनी बार आया है? 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार, और कोई भी संख्या 3 बार नहीं आई, सबसे ज्यादा यही आया। दो संख्याओं का महत्तम समाप्त तथा लघुत्तम समाप्त क्रम से 7 और 252 है। यदि एक संख्या 228 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, आप लिख लीजिए चाहे नोट कर लीजिए, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होती है लघुत्तम समाप्त गुणा महत्तम समाप्त, यानी कि एलसीएम गुणा एचसीएम। अब एक संख्या में दे रखी है 28, दूसरी संख्या में दे नहीं रखी,
तो हम दूसरी संख्या यानी कि द्वितीय संख्या ज्ञात करने के लिए बराबर द्वितीय लिख देंगे। एलसीएम हमें दे रखा है 7, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 252, इसे हम लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो 7 से 4 बार कट गया और 4 से ये देखो कितनी बार कट रहा है, 4 6 की 24, 252 है, 4 6 की 24 और 4 तिया 12। तो दूसरी वाली जो संख्या है वो क्या आ जाएगी, 63। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 63। ये लिख लीजिए, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये लिख लीजिए आप, याद रहेगा। अगला देखते हैं, दो अंकों की एक संख्या। हमने पहले भी बताया था कि ये अंकों वाली संख्या है, इन्हें आप ऑप्शन से देखा करो। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 13, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 से घटती है, यानी कि जो पहले जो संख्या होती है वो 27 कम हो जाती है। यदि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, बदली हुई यानी कि जो कम हुई वाली संख्या, ठीक है, यहाँ ध्यान रखते हैं। अब देखो पहले हमने मान लिया था कि ये शुरुआत में जो संख्या है वो 85 थी, ठीक है, ए ऑप्शन से देखते हैं। 85 में से जब हमने 27 घटाया तो देखो क्या आता है, अंकों का योग 13 हो रहा है, क्या 13 हो रहा है सर, इसमें 13 नहीं हो, हाँ इसमें भी हो रहा है 13, और सभी में अंकों का योग 13 हो रहा है, यानी कि पहली बात सभी में लागू हो रही है। और अंकों को आपस में बदल दें, यानी कि 85 को 58 कर दें, तो 85 माइनस 58 क्या 27 आ रहा है, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर 7 में से 5 गया तो 2, अंतर 27 आ रहा है, बिल्कुल। तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, ये जो 85 है यही उत्तर है हमारा। अगर वो संख्या पूछता कि वो संख्या कौन सी है तो हमारा उत्तर हो जाता 85, लेकिन बदली हुई संख्या पूछ रहा है, यानी कि ये नीचे वाली संख्या पूछ रहा है कि बदलने पर कौन सी संख्या आई है। तो बदलने पर जो संख्या आई है वो आई है 58। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 58। यदि प्रश्न में पूछता कि वह संख्या कौन सी है तो 58 आता, पहले वाली संख्या पूछता तो, लेकिन यहाँ बदली हुई संख्या पूछी है। पी की लंबाई 5 फीट है, उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। यदि उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई, भाई ये कोई पी कोई व्यक्ति है, इसकी जो है परछाई, इधर से मान लो सूर्य आ रहा है, इधर से सूर्य का प्रकाश, तो इसकी परछाई ये हो रही है, इधर इधर ये परछाई होगी इसकी, यदि सूर्य इधर से आएगा तो इसकी खुद की लंबाई 5 है और इसकी परछाई का अनुपात 7 है। अब यहाँ पर कोई ये इमारत है, ये कोई स्कूल की, अब ये इस स्कूल की इमारत की परछाई यदि 42 सेंटीमीटर है, 42 फीट है, तो इसकी लंबाई क्या है। देखो यहाँ पर देखो परछाई का जो अनुपात है, व्यक्ति का और परछाई का अनुपात 5:7 है, यहाँ परछाई का अनुपात होगा वो 7:, देखो यहाँ 7 बराबर 42 आ जाएगा, तो 1 बराबर 6 आ जाएगा, तो 5 बराबर 30 आ जाएगा, ठीक है। तो स्कूल की इमारत की जो ऊंचाई है वो 30 फीट है, क्योंकि प्रकाश जो पड़ रहा है वो सेम इस टाइम है, तो उतना ही अनुपात इस दीवार का रहेगा छाई से जितना पी का है। अगला, एक दुकानदार ने एक वस्तु अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया, यहाँ पर इसमें सूत्र लिख लीजिएगा। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो दोस्तों क्या है, वो छूट दे रहा है दुकानदार जब भी लाभ कमा रहा है, एक्चुअली क्या होता है कि उस पे रेट इतनी ज़्यादा लिख देते हैं कि छूट देने के बाद पर भी हमें उस दुकानदार को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, यानी कि तब भी वो लाभ कमा रहा है। लेकिन हम जैसे किसी पे प्रिंट रेट 100 रुपये है और हम यदि उसे 90 रुपये में खरीद रहे थे, सोच रहे हैं कि यार दुकानदार ने 10 रुपये की छूट दे दी, जबकि वास्तविकता ये है कि वो छूट तो दे रहा है लेकिन उस पर रेट ही इतनी ज़्यादा अंकित करवा रखी है कि वो छूट देने के बाद भी उस पर लाभ कमा रहा है, वास्तविकता ये होती है। तो यहाँ पर आप सूत्र लिख लीजिएगा चाहे, अगर देखो अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना हो तो लिख लीजिएगा, अंकित मूल्य यदि हमें ज्ञात करना हो तो अंकित मूल्य बराबर 100, यानी कि यहाँ पर क्रय मूल्य लिख लीजिए चाहे, क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस छूट। और यदि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो हम लिखेंगे अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ, ये आप लिख लीजिएगा।
कि इसमें क्या होता है, अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछता है कई बार, और कई बार क्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछता है। जैसे यहाँ पर अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछा है। अब क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। जैसे अंकित मूल्य यहाँ पर दे रखा है 160 रुपये। अब छूट कितने की है, 10% की, तो 100 माइनस 10 यानी कि 90। और लाभ कितना कमा रहे हैं तब भी 20% का, यानी कि 100 प्लस 20 120। जब इसको हल करेंगे तो 3/4, 4 से 160 घटा तो 40 बार, 40 गुणा में 3 करेंगे तो 120। वास्तविकता यह है कि वो वस्तु 120 रुपए में खरीदी गई थी, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 120 रुपये। दोस्तों ये लिख लीजिए सूत्र। इससे क्या है, क्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछता है कई बार, अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछता है, तो याद रख लीजिएगा इसे। अगला देखते हैं। 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी याद कीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये दो खंबे हैं, एक खंबे की लंबाई 12 मीटर है मान लेते हैं इसकी, और इस दूसरे खंबे की लंबाई 17 मीटर है। अब प्रश्न में दिया कि इनके बीच की दूरी, ये दूरी भी 12 मीटर है। अब प्रश्न में पूछा है कि इनके शीर्षों के छोर की दूरी क्या है, यानी कि ये वाला भाग प्रश्न में पूछा है, ये दूरी क्या है। ठीक है, अब हमें पता है ये दूरी तो बराबर ही रहेगी, क्योंकि ये 12 है तो ये वाला भाग 12 है, तो ये भी 12 है, और यहाँ तक 12 है तो यहाँ तक ये भुजा 12 हो जाएगी, और ये 5 आ जाएगी। और ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा बन रही है कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इन दोनों का वर्गमूल, यानी कि 144 प्लस 25 का वर्गमूल बराबर 169, और 169 का वर्गमूल आ जाएगा, वो आ जाएगा 13। तो इस भुजा की जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 13 मीटर, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 13। अगला देखते हैं। 90 मेजों का क्रयमूल 60 मेजों के विक्रयमूल के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, क्या है, आप यहाँ पर ये माना करो कि प्रत्येक मेज का क्रयमूल 1 रुपये, 1 रुपये माना करो, ताकि आपको हल करने में बहुत सुविधा रहे। तो देखो 90 मेज जब उसने खरीदी, प्रत्येक का मान लिया हमने क्रयमूल 1 रुपये है, क्रयमूल बराबर 1 रुपये मान लिया, तो 90 मेजों का क्रयमूल बराबर 90 गुणा में 1 बराबर 90 रुपये। अब प्रश्न में क्या दिया है कि जितने रुपए में 90 मेज खरीदी, उतने रुपए में 60 मेज बेच दी, यानी कि विक्रय मूल्य 60 मेजों का विक्रय मूल्य, यानी कि 60 मेज है वो उतने रुपए में बेच दी जितने रुपए में 90 मेज खरीदी थी। तो 60 मेज खरीदी कितने रुपए में थी भाई, 60 मेजों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 90 रुपए। प्रश्न में दिया है कि भाई जितना में 90 खरीदी उतना हम 60 बेच दी। अब 60 मेज खरीदी कितना में ही, हमने माना था प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य बराबर 1 है रुपए है, तो 60 मेजों का क्रय मूल्य बराबर 1 गुणा में 60 बराबर 60 रुपए। तो लाभ कितने का हो गया भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 30 रुपए का। और जो ये लाभ हुआ है कितने रुपए पे हुआ है, जितने की उसने खरीदी 60 पे ही हुआ है, क्योंकि 60 पे ही उसने सौदा करा है अभी। तो 30/60 गुणा में 100, तो कितने प्रतिशत आ गया, 50%। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 50%। यहाँ पर आप प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य 1 रुपये माना करो। ठीक है, अगला देखते हैं। 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों को 5 सेंटीमीटर बुझा के 4 वर्ग काटे गए हैं, तो बची हुई चादर को इसे एक खुला बॉक्स बनाया, तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये कोई आयताकार चौड़ी चादर थी, यह आयताकार चौड़ी चादर थी, इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर थी और ये चौड़ाई 35 सेंटीमीटर। इसके चार कोनों से 5-5 सेंटीमीटर के वो वर्ग काट लिए, यहाँ से भी वर्ग काट लिया 5 सेंटीमीटर का, और यहाँ से भी 4 वर्ग काट लिए। अब कह रहा है कि खुला बची हुई चादर से, यानी कि ये वाला भाग हटा दिया उसने और बची हुई चादर से एक बॉक्स बनाया। तो अब हम देखेंगे कि ये दो टुकड़े चौड़ाई में से भी कम हो जाएंगे और लंबाई में से भी कम हो जाएंगे, तो नई लंबाई हो जाएगी इसकी 45 माइनस 10 यानी कि 35, और नई चौड़ाई हो जाएगी 35 माइनस 10 यानी कि 25।
और ऊंचाई तो हमें से पता ही है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर के जब वर्ग काटे हैं तो वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। तो ऊंचाई, ये लंबाई आ जाएगी, ये चौड़ाई आ जाएगी और ये ऊंचाई आ जाएगी 5। अब आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ठीक है, अब देखो पहले 105 गुणा, चाहे 125 गुणा 35 कर दो, कोई भी कर लो। 105 गुणा में 125 गुणा में कर देते हैं अपन, 55 125 गुणा में 35 कर लेते हैं, इसको ही गुणा कर रहा है। पचम 25, 5 दूना 10, 10 दो 12, 5 एकम 5 और 1 6, 3 पंजो 15, 3 दून 6 1 7, 3 एकम 3। जब इसको जोड़ा तो ये 7 13 43 75। जो आयतन होता है वो आएगा 43 75। अगला देखते हैं। 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, गुणकों का मतलब क्या है? कि गुणकों का मतलब है कि वो 8 के गुणा में चल रही है संख्या। जैसे पहली संख्या 8 है तो अगली संख्या 16 आएगी, फिर अगली संख्या 24 आएगी, इससे अगली संख्या 32 आएगी। ठीक है, इस टाइप से चल रहा है गुणक। हमने देखो, जैसे ये संख्या मान लो, पहली संख्या 8 है तो दूसरी संख्या 16 आ जाएगी, तीसरी 24 आ जाएगी, इस टाइप से ये चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सट क्या करेंगे, 8 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर देखो पहले 1 बच जाएगा, फिर 16 में 2 बार बच जाएगा, इसी टाइप से 3, इसी टाइप से अंत तक ये 20 बच जाएगा। ये इनका योग आ जाएगा। ठीक है, 8 के प्रथम 20 गुणकों का। अब औसत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? औसत ज्ञात करने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पहले योग ज्ञात करा है। योग इसलिए ज्ञात करा है कि यहाँ पर देखो 8 कॉमन ले लिया हमने और ये 8 के गुणक चलते रहेंगे। अब देखो, औसत ज्ञात करने के लिए राशियों की संख्या क्या है, या फिर हम योग ही देख लेते हैं पहला। तो इनका योग देखो, हमने एक संख्या पद्धति में बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी कि कोष्ठक के अंदर का योग हो जाएगा 1 से 20 तक n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, यानी कि 20 गुणा में 21 बटे में 2। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, ये योग आ जाएगा। अब हमें औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, राशियों की संख्या कितनी है, तो इस सभी में हम 20 का भाग दे देंगे, तो बटे में 1 बटे 20 कर देंगे। तो देखो 20 से 20 कट जाएगा और ये 2 से ये 8 4 बार कट गया, तो 21 गुणा में 4 करेंगे तो 84 आ जाएगा। तो औसत क्या आ जाएगा? 84। यहाँ पर हमने दो चीज़ देखी है। एक तो हमने यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र लगा दिया सीधा, ताकि 1 से 20 तक का योग पता लग जाए, ब्रैकेट के अंदर का मान पता लग जाए। जब अंदर का मान पता लग गया तो हमने क्या करा, संख्याओं की संख्या यानी कि इनके 20 पद हैं तो 20 का भाग दे दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, यदि x 393 यानी कि x 393 गुणज में 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात कीजिए। देखो x, किसी भी संख्या को x यानी कि 11 से विभाजित होने के लिए संख्या के सम तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग। सम स्थान पर कौन कौन से स्थित हैं और विषम पे कौन से हैं? विषम पे स्थित अंक हैं x 9 और x और 9 ही है, यानी कि इनके अंकों का योग x प्लस 9 है और सम स्थान पर स्थित अंकों का योग है 3 और 3 6। इनका अंतर या तो 0 या 11 हो। अब 0 तो देखो, यहाँ जो भी संख्या हमें लिखनी है वो ऊपर लिखनी है, नीचे तो हम लिख ही नहीं रहे, इसलिए 0 का तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 6 होता है ऊपर का मान तब 0 होती है, या फिर ये माइनस में लिखें तब 0 होती है। लेकिन प्राकृतिक संख्या पूछी है तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखेंगे जो 11 से 6 प्लस हो रही हो। तो देखो 9x बराबर, देखो 8 रखेंगे तो 9 और 8 17। जब ये 17 हो जाएगा तो 17 और 6 का अंतर हो जाएगा 11। तो x का मान जो आएगा वो आ जाएगा 8। अगला देखते हैं, 13 19 21 और 22 का लघुत्तम समाप्त ज्ञात कीजिए।
देखो दोस्तों 13, 19, 21, 22 ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनमें से कोई भी ऐसी गुणनखंड नहीं है, जो संख्या नहीं है जिसमें इन सभी का टुकड़ा हो रहा हो। तो इनका जब कोई सहभाज्य संख्या है तो उनका गुणनफल ही उनका लघुत्तम होता है। तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, इनका गुणनफल ये वाला हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखो इसको ध्यान से समझिएगा, ये भी कई बार आया है कई पेपरों में, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यदि ए बी सी यदि ए बी सी त्रिभुज है तथा ये त्रिभुज का चित्र है, तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ समरूप है, जिसमें बी सी हम चित्र से बता देते हैं, समझा गया। ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी और सी। आगे बताया त्रिभुज डी ई एफ भी है कोई, ये हमने मान लिया। जैसे यहाँ लिखा है डी ई एफ उसी टाइप से हम यहाँ लिखेंगे डी ई एफ, यानी कि जो क्रम हमने पहले में लिखा है उसी टाइप से इसमें लिखेंगे। अब जिसमें बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भुजा 4 सेंटीमीटर है और ई एफ बराबर 7 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यानी कि इस वाले का क्षेत्रफल है वो क्या है 144। तो त्रिभुज डी ई एफ यानी कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पूछा है। ठीक है, अब देखो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब कोई दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। ठीक है, यानी कि जब लिख लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, जब कोई दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो उनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होगा। यानी कि इनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात है, ए बी सी की भुजा 4 है तो इसका वर्ग है जैसे 16, और ई डी एफ की भुजा 7 है तो इसका वर्ग है 49। इनकी भुजाओं का जो वर्ग है उसका जो अनुपात है वो क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो ए बी सी वाले के भुजा के वर्ग के आगे ए बी सी का क्षेत्रफल लिख देंगे, और डी ई एफ का हमसे पूछा है। तो देखो यहाँ 16 से जब इसे काटा तो 9 6 54, और 9 1 9, 9 और 5 14, 9 बार कट गया, और 49 गुणा में 9 करेंगे तो अपने पास आ गया 9 9 81, 9 चौको 32, 32 और 8, देखो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 8 44, तो 441 वर्ग सेंटीमीटर। तो डी ई एफ का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो 441 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा उत्तर 441 आ जाएगा। यहाँ ध्यान रखनी है, जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है, और पहली बात है। दूसरी बात, यदि हम उनके क्षेत्रफलों का अनुपात की बात करते हैं तो उनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात यानी कि बी सी के वर्गों का, बी सी का वर्ग और ई एफ के जो वर्ग है उसका जो अनुपात होगा वही इन दोनों के ए बी सी और डी एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का पेपर पूरा हो गया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं यदि कोई समस्या हो, यदि हम सही से नहीं बता पा रहे हो, यानी कि आपके समझ में नहीं आ रहा हो या हम में कोई कमी हो, तो आप बताने का थोड़ा सा कष्ट करें। तो धन्यवाद दोस्तों।